एष समारोहः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य परमपूजनीयः सरसंघचालकः डॉक्टर मोहनजी भागवत महोदयस्य प्रमुख उपस्थित्या सम्पद्यते। अहं तेभ्यः हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। लद्दाख जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र नागपुर शाखा अर्थात CLJKS की अध्यक्षा श्रीमती मीराताई खड़गकार यहाँ उपस्थित है। मैं आपका स्वागत करती हूँ तथा यहाँ उपस्थित आप सभी सज्जनों का, देवियों का मैं हृदयतः स्वागत करती हूँ। असुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि विघाय्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। लद्दाख, जम्मू तथा कश्मीर इसी नगाधिराज के अंग हैं। सन 2011 में स्थापित जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र अर्थात आज का लद्दाख जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र हिमालय के इन्हीं प्रांतों का भौगोलिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक अध्ययन करने वाली संस्था है। इसी विषय पर CLJKS द्वारा अनेक उपक्रम चलाए जाते हैं। भारत माता के इस मंगल किरीट को जानने, समझने, समझाने, अपनाने, सजाने, वृद्धिंगत करने के लिए यह संस्था कटिबद्ध है। चलिए जानते हैं इस संस्था के विषय में CLJKS नागपुर इकाई के सचिव श्री अभिनंदन परसापुरे जी से। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि CLJKS को हमारे सामने रखें। फिर एक बार आप सबका स्वागत है। मैं अभिनंदन परसापुरे, सचिव सेंटर फॉर लद्दाख जम्मू कश्मीर स्टडीज से आज यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी देने का मौका भी मिला है और मुझ पर थोड़ा दबाव भी है। तो शुरू करते हैं। हम इसको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से चलेंगे। सबसे पहले लद्दाख जम्मू और कश्मीर अध्ययन केंद्र एक स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ थिंक टैंक है जो पूरी तरह से लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के अध्ययन के लिए समर्पित है। यह भारत के इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य के सभी पहलुओं पर नीतिगत, प्रासंगिक अध्ययन करने और सार्वजनिक डोमेन में सही परिप्रेक्ष्य में इसके परिणाम प्रसारित करने के लिए 2011 में दिल्ली स्थित इसे स्थापन किया गया। इसका विजन जो है, हमारा दृष्टिकोण देश में एक सम्मानित और एक पेशेवर बौद्धिक थिंक टैंक के रूप में पहचाना जाना है, जो लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के हर पहलू में संबंधित प्रामाणिक जानकारी और वास्तविक डेटा प्रदान करना है। गुणात्मक अनुसंधान और अध्ययन का उद्देश्य प्रत्येक राज्य के निवासी की स्थितियों और जीवन में सुधार करना और मूल्य जोड़ना है। ऑब्जेक्टिव्स की तरफ हम बढ़ते हैं। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के बारे में प्रामाणिक जानकारी का प्रसार करना यह प्रथम ऑब्जेक्टिव रहा है। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के बारे में गलत सूचना और जानकारी की कमी को दूर करना। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर राज्य को शेष भारत के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों और परियोजनाओं से सुगम बनाना। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी, संवैधानिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि सहित जम्मू और कश्मीर से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर गहन और अच्छी तरह से शोध किए गए अध्ययन में अनुसंधान विद्वानों की सहायता करना। जन समर्थक नीतियों और विधानों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर से संबंधित गलत धारणाओं और नीतियों को ठीक करने का प्रयास करना। ओवरव्यू। वर्तमान में CLJKS की 18 शाखाएं हैं, 25 गतिविधि केंद्र है, 50 से अधिक संबंध संस्थान हैं, जिनमें पूरे भारत और विदेशों में 1000 से अधिक सदस्य काम कर रहे हैं। 35 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और आज के इसके कार्यक्रम की 2 पुस्तकें और प्रकाशित होने जा रही है। इससे मुझे आनंद भी हो रहा है और गर्व भी हो रहा है। CLJKS अपने प्रतिष्ठित न्यासी बोर्ड और निदेशक मंडल के अनुभवी और सक्षम मार्गदर्शन में कार्य करता है, जिसमें प्रखर पत्रकार, शिक्षाविद और पेशेवर शामिल है,
जो लद्दाख जम्मू और कश्मीर से है या जिन्होंने लद्दाख जम्मू और कश्मीर के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। हेड ऑफिस दिल्ली में है, नागपुर में इसका ऑफिस लक्ष्मी नगर में स्थित है। थ्रस्ट एरियाज, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक मुद्दे, कानूनी संवैधानिक मुद्दे जैसे अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A या कोई अन्य, जम्मू कश्मीर POJK और चीन के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर COJK, जम्मू और कश्मीर में वास्तविक पीड़ित और उनका पुनर्वास, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के शासन और आर्थिक विकास की नीति और विश्लेषण। जी हाँ, नीति और विश्लेषण और हस्तक्षेप, प्रकाशन और न्यूज़लेटर, इंटर्नशिप कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास, पर्यटन संवर्धन, अनुसंवाद और सर्वेक्षण, संगोष्ठियां, सम्मेलनों, कार्यशालाओं पर विचार मंथन, दस्तावेजीकरण, अभिलेखागार, समाचारों पर ध्यान और विश्लेषण, शैक्षणिक कार्यक्रम, सर्टिफिकेट कोर्स, प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान श्रृंखला, सोशल मीडिया का उपयोग करना, जागरूकता अभियान करना, शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों में संपर्क करना। ये जो आप स्क्रीन पे सारी एक्टिविटीज देख रहे हैं, इन एक्टिविटीज के द्वारा CLJK से कोशिश करता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो कोई स्थितियां बनी है, इतिहास रहा है, इंटीग्रेशन के जो कोई काम है या किसी भी तरीके की तकलीफ या आनंद, उत्सव, ये सभी को लोगों तक पहुंचाने का काम ये अलग अलग गतिविधियों से किया जाता है। जी, CLJK द्वारा मनाए जाने महत्वपूर्ण दिन आप सभी जानते हैं, हाल ही में नवरात्र हुई, दिवाली है, किसी न किसी त्योहार का किसी न किसी से संबंध रहा है। आप नवरात्र को जानते हैं, देवी माँ ने दैत्यों की हत्या की, हमारा संरक्षण किया। दिवाली में राम जी का इतिहास हम जानते ही हैं। इसी तरीके से CLJK भी कोशिश करता है कि हर दिन को किसी न किसी चीज से जोड़ के लोगों तक नए विचार और सच्चाई को ले जाया गया, जिसमें सबसे पहले निष्कासन दिवस है 19 जनवरी को। 19 जनवरी 1990 की रात जो घाटी में कश्मीर में रहने वाले 95% कश्मीरी पंडितों के घरों को फूंक दिया गया था और घर छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा था। इसलिए इस दिन को याद कर अपने भाइयों की पीड़ा को देशवासियों के सम्मुख लाने का प्रयास इस दिन किया जाता है। संकल्प दिवस 22 फरवरी, भारत की कश्मीर नीति की रोशनी में 22 फरवरी 1994 एक बेहद खास दिन है। 20 साल पहले इस दिन संसद ने एक प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे हम POK करके जानते हैं, अपना हक जताते हुए कहा था कि भारत का यहाँ अटूट अंग है, पाकिस्तान को वहाँ हिस्सा छोड़ना होगा जिस पर उसे कब्जा जमा रखा है। हर साल इस दिन को मनाते हुए फिर एक बार भारतवासियों को रूबरू कराया जाता है। कारगिल विजय दिवस हम सभी जानते हैं, 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत की विजय हुई। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारत जवानों को सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर, मानवाधिकार संरक्षण के लिहाज से 10 दिसंबर के दिन का खास महत्व है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया गया। थोड़ा सा इसे और समझते हैं। मानवाधिकार दिवस लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। मानवाधिकार के मूलभूत नैसर्गिक अधिकार है जिनमें मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। अब आते हैं नागपुर चैप्टर पे, जो यहाँ से ऑपरेट होता है। नागपुर चैप्टर यहाँ कुल मिला के 11 सदस्यों की एक टीम है जो 6 सेगमेंट्स में काम करती है। पहला सेगमेंट जो है वो संगठन है, दूसरा इतिहास, कानून, भू राजनीति, मीडिया और एकीकरण। थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन को समझ लेते हैं पहले पार्ट को। ऑर्गेनाइजेशन में कुल मिला के नागपुर में 11 सदस्यीय टीम है, 25 से अधिक स्वयंसेवक है। संयोजकों के साथ विदर्भ के सभी जिलों में पहुंचना और बेहतर पहुंच के लिए जिला स्तरीय टीम बनाना, आम लोगों को जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र की दृष्टि और उद्देश्य को प्रभावित करने के लिए
मीराताई खड़क्कर, सागर जी, सतीश मराठे जी की एक टीम विदर्भ के तालुका स्थानों का दौरा करती रहती है। उन्होंने नागपुर जिले के काटोल हो सावने का दौरा किया हुआ है। बुल्ढाना जिले में जलगांव, जामोद और गढ़चिरोली जैसे ब्रह्मपुरी। जम्मू और कश्मीर राज्य के इतिहास और स्थिति को जानने के लिए सभी आयु वर्ग के लोगों की भारी प्रतिक्रिया और बड़ी उत्सुकता रहती है। ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम के बाद प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम घंटों चलता है। कारगिल दिवस, जैसे मैंने अभी हाल ही में बताया था कि हर दिवस को जोड़ के हम कोई ना कोई एक एक्टिविटी करते हैं। इस बार के कारगिल दिवस पर हमने कुछ दो ऐसे ये निकाले रास्ते कि जिसमें हम बहुत अच्छे लोगों तक पहुंच पाए, बहुत अच्छे लोगों को जोड़ पाए और बहुत अच्छे लोगों का सम्मान किया। पहले वो लोग जैसे कि ब्रिगेडियर सुभाष कुलकर्णी, मेजर जनरल अच्युतराव देव, कर्नल अमोद कुलकर्णी, कर्नल अविनाश मयेक, कर्नल वैद्य, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवाली देशपांडे, कर्नल पटवर्धन, लेफ्टिनेंट कर्नल रणविजय सिंह, इन लोगों के यहाँ हम गए जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से कारगिल युद्ध या पहले या बाद में कहीं ना कहीं उनका सहकार्य रहा। दूसरे वो लोग थे जिन्होंने अपने बच्चे आर्मी नेवी या आर्मी नेवी और एयरफोर्स में भेजे। ये वो लोग होते हैं जिन्हें आज आप अगर देखेंगे तो हर घर में एक या दो ही बेटे होते हैं। फिर भी आपको कुछ फैमिली हिस्ट्रीज ऐसी मिलेंगी कि जिनके घर में हर जनरेशन में कोई ना कोई देश सेवा में जा रहा है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उन्हें भी हमने सम्मानित किया। तो इस तरीके का कारगिल दिवस हुआ। इतिहास की तरफ बढ़ते हैं हम। इतिहास में हमने कारगिल विजय भारत की शौर्य गाथा, यह एक कार्यक्रम लिया था जो इतिहासकार डॉक्टर शरद हेबाळकर इन्होंने आके नागपुर में किया था और इनसे हमें वो जानकारी मिली। हमेशा हम लोग, हमारे भारत का एक इतिहास ऐसा होता है कि हम हारे हुए युद्ध के बारे में ज्यादा बात कर लेते हैं और जीते हुए युद्ध शायद हम भूल गए हैं। तो इनके 2 घंटे के उस कार्यक्रम में कई सारी ऐसी जानकारी मिली जो हम भी कहीं पढ़ नहीं पाए थे। तो एक जबरदस्त लाभ था। क्विज एंड ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। आपको हाल ही में पता है कोविड में सब लोग घर पे थे, पैंडेमिक में। ऐसे वक्त ऑनलाइन तरीके से हमने कई सारी क्विज ली, ग्रुप डिस्कशंस लिया और उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ। तो लॉकडाउन को भी हमने एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। एक पेपर प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, राज तरंगिणी करके एक ग्रंथ है, कवि कल्हण ने ये लिखा हुआ है और इस ग्रंथ के हिसाब से, कविता है बेसिकली, इसके हिसाब से ही हमें कश्मीर का इतिहास बहुत अच्छे तरीके से उजागर होता है। उसके प्रमाण आज भी हमें मिलते हैं। इस राज तरंगिणी पर जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र नागपुर इकाई का प्रतिनिधित्व कर हेतु नागपुर की 2 संस्कृत विदुषी डॉक्टर हंसऋषि सतीश मराठे तथा डॉक्टर वीणा गानू, इन दोनों भगिनियों ने पंडित कल्हण द्वारा लिखित कश्मीर का पद्यम संस्कृत इतिहास राज तरंगिणी पर मई 2018 में दिल्ली में आयोजित समारोह में शोध निबंध प्रस्तुत किया। ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात थी। अभिनव गुप्त, ये बहुत बड़े कवि, कश्मीर के एक दार्शनिक, रहस्यवादी और एस्थेटिशियन थे। उन्हें एक प्रभावशाली संगीतकार, कवि, नाटककार, व्याख्याता, धर्मशास्त्री और तर्कशास्त्री भी माना जाता था। एक बहुरूपी व्यक्तित्व जिन्होंने भारतीय संस्कृति पर मजबूत प्रभाव डाला। 2019 इनकी सहस्त्राब्दी वर्ष करके मनाया गया। कई कार्यक्रम हुए पर कवि कालीगुरु कालिदास यूनिवर्सिटी के साथ संगोष्ठी का कार्यक्रम खास रहा। नाम, नमक और निशान, आप सभी लोग जानते हैं, एक हमारा इतिहास रह चुका है हमारे डिफेंस फोर्सेस का। बहुत सारे लोग शहीद होते हैं, बहुत जवान शहीद होते हैं, पर इन शहीद लोगों की गाथाएं एक जगह संकलित करने का एक प्रयोग हमारे यहाँ के एक व्यक्ति कर रहे हैं। उनके बारे में यहाँ थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। भारतवर्ष यह साल आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस पावन पर्व को यादगार बनाने हेतु तथा देशवासियों को हमारे बहादुर सैनिकों की वीर गाथा से अवगत कराने हेतु अभिनव उपक्रम का शुभारंभ 15 अगस्त 2021 से शुरू हुआ है। इस संगठन के सहसचिव श्री सतीश मराठे जी ने प्रतिदिन एक योद्धा की वीर गाथा का वर्णन करते हुए इसे अलग अलग सोशल मीडिया पे प्रकाशित करने का संकल्प किया है। आज की तिथि तक 63 भाग प्रकाशित हो चुके हैं और यह उपक्रम 14 अगस्त 2022 तक चलेगा। अब आ जाते हैं लीगल फैक्टर पे हमारे। आप सभी जानते हैं लीगल फैक्टर आर्टिकल 370 और 35A। 5 अगस्त 2019 इस तिथि की गणना आधुनिक भारत के इतिहास में होगी, ऐतिहासिक दिन के रूप में की ही जाएगी। अपरिवर्तनशील समझने वाला धारा 370 तथा 35A को निष्प्रभ करने का साहसी कदम इस दिन उठाया गया।
इस ऐतिहासिक कार्य को मूर्त रूप से हेतु जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। जियोपॉलिटिक्स आप समझ सकते हैं, आप जब भी मीडिया में, न्यूज में, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो जब भी बॉर्डर पे कुछ होता है उस न्यूज को हम पहली तवज्जो देते हैं। बिल्कुल दिल को छू जाने वाली एक घटना होती है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कुछ घटनाएं हुई, बॉर्डर पे हुई, फोर्सेस के साथ हुई। इसी को जियोपॉलिटिक्स कहा जाता है। जियोपॉलिटिक्स में हम लोग जब काम करते हैं तो पैनल पे चर्चा होती है, अतिथि व्याख्यान होते हैं और फील्ड अध्ययन भी होता है। कुछ लोग यहाँ से जम्मू कश्मीर जाते हैं हमारे मेंबर्स में से, और वो वहां रह के छोटे छोटे गांवों में बॉर्डर पे जाके अपना अध्ययन करते हैं, और वो अध्ययन यहाँ पे आके हम एकत्रित करते हैं। मैं इन दो व्यक्तियों का नाम यहाँ खास लेना चाहूंगा जिसको हम ऑन फील्ड स्टडी कहते हैं। सीए सागर मिटकरी जो है, इनका लद्दाख और सीमावर्ती भाग एलओसी और एलएसी पे बहुत अच्छी पकड़ है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से हर 3 महीने में वहां विजिट करते हैं और नई नई जानकारी जमा करते हैं। साथ ही प्रसन्न चौधरी जो जम्मू कश्मीर पर अध्ययन करते ही रहते हैं। हमारे साथ जियोपॉलिटिक्स के लिए जितने इमिनेंट स्पीकर्स आए हैं उसमें के कुछ लोगों के मैं यहाँ पे चित्र दिखाना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता कि शायद ही इनमें से कोई ऐसी हस्ती हो जिनसे रूबरू कराने की आपको जरूरत हो। तो ये सारे लोग हमारे इमिनेंट स्पीकर्स हैं। इनके सिवा भी बहुत सारे हैं जो हमें कोई भी घटना होती है या जो हम अभी मैंने आपको जो 4 दिन बताया, उन दिन पे अगर कोई कार्यक्रम करता है तो ये हमें बिल्कुल समय देते हैं और नई नई जानकारी हम तक पहुंचाते हैं। मेरे सभी मीडिया भाई जो सामने खड़े हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा भी ये एक महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि जानकारी अपने पास आने के बाद वो लोगों तक जाना भी उतनी ही जरूरी होती है, और ऐसे वक्त प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा हमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रिंट मीडिया में मैं आपको बता दूं, ये कुछ न्यूज है आप यहां देख रहे हैं। ऐसे गत 4 या 5 साल में हम अभी तक 167 टाइम्स प्रिंट मीडिया में आ चुके हैं, 167 बार आ चुके हैं। और मैं हर दिन का एक काउंट ले रहा हूं। जैसे आज का ये कार्यक्रम होगा तो कल हो सकता है प्रिंट मीडिया में अलग अलग जगह पे न्यूज है, पर हम उसको एक ही काउंट पकड़ते एक दिन का। तो प्रिंट मीडिया में हम तकरीबन 167 टाइम्स अब तक आ चुके हैं। तो अक्सर हम सिनेमा मूवीज में ये शपथ सुनते हैं, मैं जो भी कहूंगा वो सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वैसे ही ये पंक्तियां अपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एकदम सटीक बैठती है। मैं जो भी लिखूंगा या दिखाऊंगा वो सच ही होगा और सच के सिवा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया में जो भी आता है उसकी सत्यता की पुष्टि करना खतरनाक हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम किस तरीके से लोगों तक जाते रहते हैं। जी, मैं यहाँ पे प्रिंट मीडिया का यहीं से एक छोटा सा आभार मानना चाहूंगा कि हमेशा हमें आप लोगों से बहुत अच्छी मदद मिली। मैं अभी हमारे प्रमुख अतिथि से अंदर वही बात कर रहा था कि हम लोग जानकारी जमा कर लेते हैं, हम खोज लेते हैं, हमारे पास आज, पर हमसे आने के बाद वो लोगों तक पहुंचाने का काम आप ही लोग करते हैं। तो आपका हम मनपूर्वक धन्यवाद करते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन का पार्ट आता है। इंटीग्रेशन आप सभी समझ सकते हैं, आर्टिकल 370 और 35A के बाद एक महत्वपूर्ण कदम इस वक्त जो चल रहा है वो इंटीग्रेशन का है। और इंटीग्रेशन करना एक ये बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है, पर सालों की हमारी गाथा, प्रथा, इतिहास रहा है कि हम हमेशा मिलजुल के ही रहे। उसी कोशिश को बरकरार रखते हुए हम कुछ कल्चरल फेस्ट लेते हैं, जैसे सप्त सिंधु महोत्सव, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस होते हैं, नवरेह जैसा। एजुकेशनल एड्स हम यहाँ से लोगों तक पहुंचाते हैं। गुरु तेज बहादुर सिंह का शहीदी दिवस हमने मनाया था। हमने जम्मू को कोविड समय में ट्रेन भेजी थी, और यूथ में अवेयरनेस भी हम इसका फैलाते हैं। मैं इसको छोटे संक्षिप्त रूप में आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे सप्त सिंधु महोत्सव की ये कुछ पिक्चर से आप देखेंगे। ये 4 दिन का महोत्सव नागपुर में हुआ था। माननीय सरसंघ चालक जी के हाथ से ही इसका उद्घाटन हुआ था उस समय। इसमें वहां के सारे डांस फॉर्म, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे कस्बे के डांस फॉर्म्स को यहाँ लाया गया, लोगों तक ले जाया कर। सेम वहां का खान पान भी हमने लोगों तक लेके गए थे, और वहां की वेशभूषाएं भी हमने यहाँ तक लाई थी। ये हमारी एक कोशिश थी।
और इसी में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र नागपुर इक्वाई द्वारा 15 से 18 मार्च 2018 में इस कार्यकाल में जो सप्त सिंधु लद्दाख महोत्सव का आयोजन किया था, इस महोत्सव के दरमियान एक अनोखे, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अनोखे पिता पुत्री जोड़ी ने नागपुर वासियों का ध्यान आकर्षित किया गया था। 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया हुआ गिलगित बल्टिस्तान के कुछ क्षेत्रों को फिर से प्राप्त किया गया है। इस क्षेत्र के निवासी अहमद शाह बाल्टी तथा उनकी सुपुत्री शेरिन फितिमा बाल्टी, इस जोड़ी ने नागपुर वासियों को अपने गायन कला से प्रभावित किया। फातिमा जी गिलगित बल्टिस्तान की एकमात्र महिला गायिका है। इन लोगों ने पाकिस्तान अधिकृत इस क्षेत्र के दयनीय अवस्था पर चिंता जताई थी। इन लोगों ने देश की मुख्य धारा में सम्मिलित होने की तीव्र इच्छा जाहिर की थी। इस इच्छा से इन्होंने नीति धारणाओं कर्ताओं को भी अवगत कराया था। तो एक बहुत बड़ी चीज थी ये। देखने में बहुत छोटी चीज लगती है, पर ये ऐसे एक छोटे गांव से आए थे जो पाकिस्तान के पास है, वहां से ये हमारे कार्यक्रम में शामिल होने आए और उन्होंने अपना मत उस वक्त प्रेस में भी दिया था। तो एक बहुत बड़ा जिगर लगता है ऐसा कुछ करने के लिए। तो ये एक खास बात थी। जैसे हमारे यहाँ गुड़ी पाड़वा हम लोग मनाते हैं, वैसे ही कश्मीर में नवरेह करके उनका एक नव वर्ष मनाने का उत्सव मनाने का एक प्रथा है। हमने हाल ही में पिछले साल और इस साल नवरेह को नागपुर लाने की कोशिश की है। धीरे धीरे सामान्य लोगों तक हम इस विषय को लेके जाएंगे ताकि वहां के भी फेस्टिवल्स हम लोगों को अच्छी से पता होने चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल एड, अक्सर हम कोशिश करते रहते हैं कि एजुकेशनल एड वहां भेजते रहे, क्योंकि छोटे छोटे गांवों में बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं, उसमें शिक्षण ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे वक्त हम लोग यहाँ से कोशिश करते हैं, अपने ही जैसे कुछ लोग हमें किताबें पुस्तकें देते हैं और हम वो वहां पहुंचाते हैं। शहीदी दिवस मनाया गया श्री गुरु तेज बहादुर सिंह जी का, इसमें प्रमिला ताई थी तो मातृत्व था और ये कार्यक्रम भी बहुत बढ़िया हुआ। एक कोविड में 400 बच्चों को यहां से भेजा गया। ये आप चित्र देख सकते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये भी कोशिश यहाँ पे की गई कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए थे वो कोविड में यहीं फंस गए थे, तो इन सारे बच्चों को आइडेंटिफाई करके इनके लिए ट्रेन बुक करना, कलेक्टर ऑफिस से परमिशन निकालना, पुलिस से परमिशन निकालना, इनके टिकट्स करना और इनको भेजना। मैं यहाँ पे एक जानकारी और दे दूं, पूरे रोजे के भी इनका ख्याल रखा गया था और उसी हिसाब से उनको टिफिन भी दिए गए थे और वो यहाँ से गए। एक छोटा सा प्रयोग हम लोग करते रहते हैं कि जो डिफेंस में है और जो हमारे यहाँ का यूथ है, इसको हम कनेक्ट करते हैं। अब तक तकरीबन हम 20,000 स्टूडेंट्स तक जा चुके हैं, 52 कॉलेजेस में जा चुके हैं, जहां पे हम बच्चों को एक प्रेजेंटेशन देते हैं, पूरी जानकारी देते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, और डिफेंस फोर्सेस ने जो लोगों ने शहादत दी है वहां पे, ऐसे लोगों की जानकारी हम उनको मुहैया करते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक पाई चार्ट दिखाना चाहूंगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए, क्योंकि आप सभी लोग आज जो यहाँ आए हैं, ये ऑलमोस्ट मैं कहूंगा चुन चुन के बुलाए गए हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि आप वो लोग हो जिन्हें हम इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, जिन्हें हम प्रोफेशनल कहते हैं, जो समाज पे अपनी एक छाप छोड़ते हैं, जिनके कहने के लिए समाज में वजन होता है, जो वो कहते हैं वो सच माना जाता है। तो इस पाई चार्ट से मैं एक छोटी सी चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो बड़ा पार्ट दिख रहा है, ये वह समाज है जिसको हमें परिवर्तित करना है अच्छे विचारों से। ये वो मीडिया है जो अभी हमारे सामने खड़ा है, जो ये हमारे विचार उन तक लेके जाता है। ये वो इंटेलेक्चुअल्स का पार्ट है जो आप यहाँ बैठे हैं, और हम वो छोटा पार्ट है जो आपको इंफॉर्मेशन मुहैया करते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों में क्यों ना हो, मैं आपको ये यहाँ बताना चाहता हूँ। गत 4 साल में हमने यहाँ पे बहुत सारी कोशिशें की। आज मैं अभी यहाँ पे एक चीज और यहाँ दिखाना चाहूंगा कि यह जो कार्यक्रम है, ये एग्जैक्ट हमारा 50वां कार्यक्रम है जो हम पब्लिकली ले रहे हैं। तो हम इसको आज हमारी 50th जुबली कह सकते हैं। तो इस 50वें कार्यक्रम में मैं माननीय मोहन जी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे मैं आपको ला पाया। आखिर में 4 पंक्तियां मैं CLJKSC से आप सभी लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि हर दिन धन्यवाद करूं आपका, चाहे कल हो या आज, आपकी वजह से हुआ है लद्दाख जम्मू कश्मीर का आगाज। धन्यवाद।
किसी भी संस्था की अप्रतिहत गति से मार्गक्रमण होना यह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के जैसे है। लोग आते हैं, जुड़ते हैं, यात्रा आगे बढ़ती जाती है। वैसे ही किसी संस्था का भी मार्गक्रमण होता है। धन्यवाद। चलिए समारोह के द्वितीय चरण की ओर बढ़ते हैं, पुस्तक विमोचन की तरफ। इस समारोह का प्रारंभ प्रज्वलित दीप की साक्षी से भारत माता प्रतिमा पूजन से हो, इस हेतु मैं आज के प्रमुख अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, CLJKS अध्यक्षा श्रीमती मीराताई खड़क्कार, सचिव श्री अभिनंदन परसापुरे जी, आप सभी को निमंत्रित करती हूँ तथा मंगल मंत्रोच्चारण से सभागृह पुनीत हो, इसलिए अहिल्या मंदिर छात्रावास की भगिनियों को यहाँ निमंत्रित करती हूँ। संस्था के उपाध्यक्ष डॉक्टर रैना जी से अनुरोध है कि वह मान्यवरों को प्रतिमा पूजन पश्चात सम्मान पूर्वक व्यासपीठ पर ले आएं। जल्दी करना, कौन सा वाला है? तो फर्स्ट है, शुरू करना। ओम श्री जात श्रिय निरीयाय श्रियं वयो दरिद्रुभ्यो ददाति श्रियं वसान अमृतत्वमायन् भवन्ति सत्यसमितामितद्रो बोधिप ब्रह्मरूपस्त्वन् ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रं च सर्वकामान् स देहि मे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। यह सर्वज्ञात है कि समारोह के प्रमुख अतिथि रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत महोदय पधारे हैं। संस्था के सचिव श्री अभिनंदन परसापुरे जी से अनुरोध है कि वह महोदय का स्वागत करें। धन्यवाद महोदय। CLJKS आज 2 पुस्तकों का विमोचन करने जा रहा है। आधुनिक लद्दाख से निर्माता 19वें कुशोक बकुला तथा जम्मू कश्मीर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में धारा 370 के संशोधन के उपरांत 19वें कुशक बकुला लद्दाख के सुपुत्र थे, सर्वाधिक प्रसिद्ध लामा थे। भारत देश के अंतरराष्ट्रीय राजनयिक, मंगोलिया एवं रूस में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में उल्लेखनीय योगदान देने वाले थे। पद्म भूषण से सम्मानित थे।
1947-48 में पाकिस्तान आक्रमण के समय भारतीय सेना के साथ मिलकर उस आक्रमण को विफल करने और लद्दाख बचाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। विधानसभा में लद्दाख के भारत के एकीकरण का समर्थन तथा जम्मू कश्मीर को भारत से अलग होने का अधिकार देने का खुला विरोध करने वाले कुशक बकुला जी थे। मंगोलिया में बौद्ध धर्म पुनरुत्थान एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण में इनका योगदान अनन्य साधारण था। श्रीमान कुशक बकुला जी का जीवन चरित्र CLJKS आपके समक्ष पुस्तक रूप में ला रहा है। मराठी भाषा में भाषांतरित यह आत्मकथा निश्चित ही प्रेरणादायी है। आधुनिक लद्दाख से निर्माता 19वें कुशोक बकुला यह पुस्तक जिनकी प्रतिभा से भाषांतरित हुआ वह प्रतिभाशाली लेखिका हैं नागपुर स्थित श्रीमती हेमाताई नागपुरकर। जेनी यह कथा संग्रह, आनंदाचे डोही चुके काळजाचा ठोका यह ललित संग्रह, निर्झर यह काव्य संग्रह इनके प्रसिद्ध हैं। विभिन्न वृत्तपत्रों में स्तंभलेखन भी आप करती हैं। अभिव्यक्ति वैदर्भी लेखिका संस्था की आप उपाध्यक्षा हैं। आप मंच पर सादर निमंत्रित हैं। तथा परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत महोदय से अनुरोध है कि कृपया हेमाताई का सभाजन करें। धन्यवाद। आज का द्वितीय पुस्तक है जम्मू कश्मीर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में धारा 370 के संशोधन के उपरांत। 28 अगस्त 2019 में CLJKS के भाषण उपक्रम टॉक शो के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ज्येष्ठ प्रचारक, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख तथा संघ बीजेपी समन्वयक माननीय अरुण कुमार जी का व्याख्यान आयोजित किया गया था। अरुण कुमार जी के व्याख्यान का विषय था रीऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल 370। प्रयोजन था 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। महोदय का वही व्याख्यान आज पुस्तक रूप में प्रकाशित होने जा रहा है। अत्यंत अभ्यासपूर्ण, चिंतनशील, मार्मिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को सामने रखने वाला वह व्याख्यान था। पुस्तक व्याख्यान की ही छवि है। सर्वप्रथम राजा हरि सिंह जी का स्मरण करते हुए पुस्तक आगे बढ़ता है। कश्मीर का सत्य असत्य मिथकों को सामने रखता है। 5 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करता है। कलम 370 और आर्टिकल 35A समझाता है और हमें सच्चाई से अवगत कराता है। आदरणीय अरुण कुमार जी, अनेक अनेक धन्यवाद। आज अगर शायद राजा हरि सिंह कलम 370 और आर्टिकल 35A के संदर्भ में कुछ हुई इन सकारात्मक गतिविधियों को अगर सोच रहे होंगे और आनंदित होते हुए कुछ मन ही मन में इस तरह बोल रहे होंगे, पूर्ण झाले स्वप्न मनी से शांत झाला आत्माराम, भारत भूच्या चरणी माझा प्रणाम जोडूनी उभय करा। माननीय अरुण कुमार जी के उस व्याख्यान का शब्दांकन CLJKS नागपुर इकाई के उपाध्यक्ष डॉक्टर अवतार कृष्ण रैना जी ने किया था। अत्यंत विनम्र, अभ्यासक वृत्ति के डॉक्टर रैना जी नागपुर इकाई के स्तंभ है। आपसे निवेदन है, कृपया मंच पर पधारे तथा परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, इनसे अनुरोध है कि रैना जी का सभाजन करें।
धन्यवाद महोदय। अब उस क्षण की ओर बढ़ते हैं जिसके लिए हम सभी यहाँ एकत्रित आए हैं। व्यासपीठ पर उपस्थित सभी व्यासपीठ पर उपस्थित परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन जी भागवत तथा सभी मान्यवरों से विनम्र निवेदन है कि आपके करकमलों से आधुनिक लद्दाख से निर्माता 19वें कुशोक बकुला तथा जम्मू कश्मीर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में धारा 370 के संशोधन उपरांत इन 2 पुस्तकों का विमोचन हो। CLJKS के लिए अत्यंत अभिनंदन का यह क्षण है। अभिनंदन। अधुना व्यक्तिगत गीत गायनार्थं श्री अमर कुलकर्णी महोदयम् अत्र अहं प्रार्थये। जय श्री राम। मातृ मंदिर का समर्पित दीप में, मातृ मंदिर का समर्पित दीप में, चाह मेरी यह है कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। मातृ मंदिर का समर्पित दीप में, कर्म पथ पर मुस्कुराऊं सर्वदा, आपदाओं को समझ वरदान में, जग सुने झूमे सदा अनुराग में, उल्लसित हो नित्य गाऊं गान में, चीरतम दल अज्ञता निज तेज से, बन अजय निशंक में चलता रहूं। चाह मेरी यह है कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। सुमन बन कर सज उठे जयमाल में, राह में जितने मिले वे
शूल भी। धन्य मैं यदि जिंदगी की राह में कर सके अभिषेक मेरा धूल भी। क्योंकि मेरी देह मिट्टी से बनी है, क्यों न उसके प्रेम में पलता रहूं। चाह मेरी यह है कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। मैं जलूं इतना कि सारे विश्व में प्रेम का पावन अमर प्रकाश हो। मेदिनी यह मोद से विहसे मधुर, गर्व से उत्फुल्ल वह आकाश हो। प्यार का संदेश दे अंतिम किरण, मैं भले अपनत्व को छलता रहूं। चाह मेरी यह है कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। मातृ मंदिर का अकिंचन दीप में, मातृ मंदिर का समर्पित दीप में। चाह मेरी यह है कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। चाह मेरी यह है कि मैं जलता रहूं। मातृ मंदिर का समर्पित दीप में चाह मेरी जलता रहूं, जलता रहूं। धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परम पूजनीय सरसंघ चालक पद अपने आप में एक गरिमा है। किसी भी प्रकार का परिचय उस पद की गरिमा का वर्णन नहीं कर सकता। आज परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत महोदय पुस्तक अनावरण हेतु हमें मार्गदर्शन करने यहाँ उपस्थित है, यह हमारा सौभाग्य है। पशु वैद्यकीय शिक्षा धारी माननीय मोहन जी अकोला नगरतः उत्तर पूर्व क्षेत्र के प्रचारक रहे हैं। आपने अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख तथा अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख की जिम्मेदारी निभाई। सन 2000 में सरकार्यवाह चुने गए। 2000 से 2009 तक सरकार्यवाह का दायित्व वहन किया। 21 मार्च 2009 में परम पूजनीय सरसंघ चालक का गुरुभार उन पर सौंपा गया। खेलों में, संगीत में एवं विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने में आप रुचि रखते हैं। संघ के घोष विभाग के अच्छे जानकार हैं। संघ कार्य हेतु संपूर्ण भारत भ्रमण के साथ अमेरिका और अन्य कई देशों में आपका प्रवास हुआ। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया आप हमें मार्गदर्शन से अनुग्रहित करें। जम्मू कश्मीर लद्दाख अध्ययन केंद्र की माननीय अध्यक्षा श्रीमती मीराताई खड़क्कार, सचिव श्रीमान अभिनंदन जी पैसापुरे, उपस्थित सभी सुधी नागरिक जन, माता भगिनी,
छोटी छोटी जो पुस्तिकाएं आज प्रकाशित हुई है, परंतु बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तिकाएं हैं। अपने हृदय और मस्तिष्क को खुला रखकर अगर इनको पढ़ते हैं तो अनेक ग्रंथों के अध्ययन से या अनेक वर्षों के अनुभव से जो बोध मन में प्रकट होता है वो इसके सोच समझकर किए हुए वाचन से हमको मिल सकता है। ये विषय ऐसा है और इसका लेखन भी इस प्रकार से हुआ है। क्योंकि विषय तो जम्मू कश्मीर लद्दाख का है, लद्दाख के आचार्य कुशक बकुला जी के योगदान का है, उनके जीवन के परिचय का है। और कुछ वर्ष यानी 2 वर्ष पूर्व 5 अगस्त को 370 हटाया गया, उसको लेके जो चर्चा उस समय चली थी उसकी पुस्तक है। परंतु इसका संदर्भ इतना सा मात्र नहीं है। आचार्य कुशक बकुला जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे लिए एक बोध देने वाली भी है और हमारे लिए हमारा पथ प्रदर्शित करने वाली भी है। जब कबाइलियों का आक्रमण हुआ तो स्वयं लामा होकर भी उन्होंने अकेले पूरे लद्दाख के तरुणों में जागृति की और कबाइलियों को स्कर्दू में रोक दिया। यानी देश के प्रति अपना कर्तव्य ऐसे समय में क्या होता है, इसका निस्संदिग्ध उत्तर उन्होंने दिया। हम स्वतंत्र हुए ही थे और जम्मू कश्मीर के बारे में, यानी उस समय का जम्मू कश्मीर, आज का लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर, इसके बारे में विवाद तो चल ही रहा था। भ्रम की स्थिति थी बहुत सबके मन में। परंतु उस भ्रमजाल में न फंसते हुए स्पष्ट निर्णय और तरुणों को उन्होंने जगाया। ये विचार नहीं किया कि कबाइलियों के भेष में पाकिस्तान की सेना आ रही या भारत सरकार की नीति क्या है, मैं अधिकृत हूं कि नहीं। देश पर आक्रमण है, आक्रमणग्रस्त देश के नागरिकों का जो कर्तव्य होता है वो उन्होंने सीधा किया। कई बार ऐसे प्रयास होते हैं और उसको ऐसी चर्चाओं में उलझाया जाता है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ही हमने देखा है कि वहां की परिस्थिति के नियंत्रण के लिए सेना कुछ करती है, उसमें कुछ हानि भी होती है इधर उधर की, तो सेना को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है और मुद्दे टेक्निकल होते हैं। इतनी हिंसा पूर्व में हुई जम्मू कश्मीर में, हर हिंसा का जब प्रतिकार होने लगा, प्रतिकार जनता से नहीं, अधिकृत सरकारी संस्थाओं से हुआ, सेना से हुआ, वहां की पुलिस से हुआ, सरकार ने उसके लिए कुछ किया या करना चाहा, तो हमेशा मानवाधिकार का प्रश्न खड़ा किया गया। तो ऐसे तांत्रिक बातों में उलझा कर जो होना चाहिए वो होने नहीं देना, ये प्रयास चलता है। और हम लोग भी विचार करने वाले लोग हैं, बुद्धि से विचार करते हैं, तो ये तर्क आते हैं, तो कभी कभी हम लोग भी भ्रमित होते हैं। परंतु एक बात साफ है, भारत हमारा देश है और इस देश के मानहानि का प्रयास करने वाले, इस देश की अखंडता और एकात्मता को तोड़ने का प्रयास करने वाले
अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा कर्तव्य तकनीकी बातों में न उलझते हुए, अर्थात अपने देश के कानून संविधान का सम्मान रखते हुए, परंतु हमारा जो कर्तव्य है वो काम करना है हमको, उससे हमारा संविधान कानून रोकता नहीं। उन्होंने वो किया, और क्यों किया? वो तात्कालिक जोश नहीं था। आगे चल के विधानसभा में वो चुने गए, नियुक्त किए गए, और शेख अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री थे, सदर रियासत थे, और उनकी तूती बोलती थी। तब उन्होंने अपने पहले भाषण में ही साफ साफ कह दिया कि हमको भारत के साथ रहना है, और किसी मजबूरी में हम इस बात को नहीं कर रहे या भावना के आवेग में नहीं कर रहे। लद्दाख की परंपरा, लद्दाख का संप्रदाय, वहां का बौद्ध मत आदि सारी बातें सुरक्षित रखते हुए लद्दाख की अगर उन्नति होनी है तो वो भारत के ही संविधान के अंतर्गत हो सकती है, इसको हम जानते हैं। सोच समझ के आगे चल के हम देखते हैं क्यों उनको भेजा गया मंगोलिया, रशिया। अब हम लोग इसकी कल्पना कर सकते हैं क्या? पता नहीं। हमारे इतिहास में भी एक समय ऐसा था जब हमारे धर्मस्थान नष्ट किए गए और अपने धर्म का पालन करने के लिए हमारे संतों महंतों तक बलिदान करना पड़ा। सामान्य लोगों के तो नरमुंडों के ढेर लगे और मनों से यज्ञोपवीत टोले गए, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जैसे महापुरुष को अपना बलिदान करना पड़ा। ऐसे दिन हमने देखे हैं, वो अगर हमको पता होंगे और याद होंगे तो हम वह दर्द समझ सकते हैं जो मंगोलिया और रशिया के साइबेरिया के भाग में जो बौद्ध मतानुयायी थे उनको हुआ होगा उस समय। साम्यवादी शासन की प्रस्थापना होने के बाद उनके गुंफाओं को, मठों को उद्ध्वस्त किया गया, धर्मगुरुओं को मार दिया गया, अपने धर्म का पालन करने को प्रतिबंध कर दिया गया। लेकिन जब द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ तो स्टालिन के ध्यान में आया कि लोगों को अगर पुरुषार्थी बनाना है और जर्मनी के आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए खड़ा करना है तो कम्युनिज्म काम नहीं आता है। इसलिए वहां के जो ईसाई ऑर्थोडॉक्स मतानुयायी थे उनके लिए उसने इतिहास की दुहाई दी। जिनके वंश का पूर्ण निकंदन कर दिया था उन पूर्वजों की दुहाई दी। पीटर द ग्रेट, कैथरीन द ग्रेट, इसके गुणगान गाने लगे और बौद्ध मतानुयायियों के लिए उन्होंने फिर से धर्म का पालन करने की अनुमति दे दी। जहां विध्वंस हुआ था वहां कुछ पुनर्रचना करना भी प्रारंभ किया। परंतु जो नष्ट हुआ था वो वापस लाना सामान्य लोगों के लिए कठिन था। ग्रंथ नहीं थे, आचार्य नहीं थे, बस केवल जितना याद है उतना ही मालूम था। और मंगोलिया में तो लगभग द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ और वहां कम्युनिस्ट शासन लागू। लंबे समय तक मंगोलिया के भी सब लोगों को ये यातना सहन करनी पड़ी और वहां कोई बाहर से आक्रमक वगैरह आया नहीं, किसी को राष्ट्रवाद के उभारने की आवश्यकता नहीं लगी। ऐसे में कुशक बकुला मंगोलिया में राजदूत बन के गए, भेजा गया उनको। और कहा जाता है उसके जो लौकिक साक्ष्य मिलने चाहिए ऐसे साक्ष्य भी उनके महापरिनिर्वाण के बाद मिले। कुशक बकुला ये तथागत बुद्ध के जो 16 पार्षद हुआ करते थे स्थविर, उनमें से एक बकुला उनके 19वें अवतार थे। उनके परिनिर्वाण के बाद वो एक नेवला दिखा कुछ उनके स्थान पर, और ऐसे जो उनकी परंपरा में से लक्षण मिलते वो लक्षण मिले, ये सारी बातें हैं। लेकिन
धर्मज्ञाता होने के नाते उन्होंने लोगों के खोए हुए धर्म को वापस दिया। मंगोलिया में आंदोलन चल रहा था कम्युनिस्टों के विरुद्ध। अब यहां भी एक बात देखने लायक, हमारे सीखने लायक है। रशिया का तो जर्मनी के खिलाफ युद्ध था, मंगोलिया में अपने ही लोगों के खिलाफ आंदोलन था, क्योंकि कम्युनिस्ट शासन था, वहीं के लोगों का था, लेकिन विचारधारा विदेशी थी। उसको हटाने के लिए वहां के युवक आंदोलन कर रहे थे। कुशक बुकला जी ने उनको कहा, जब कबायली लड़ाक पर चढ़कर आए तो उन्होंने युवकों की सेना तैयार की और सशस्त्र संघर्ष करके उनको रोका। लेकिन यहां उन्होंने युवकों को बताया कि देखो, अपने ही देश में अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा रहना है, हिंसा मत करना, अहिंसा का पालन करो। और अहिंसक संघर्ष के आधार पर विजय मिली, कम्युनिस्ट शासन चला गया। इन दोनों इलाकों में, यानी मंगोलिया पूरे में और रशिया का जो बौद्ध मतानुयायी इलाका पास में ही है, साइबेरिया में, वहां उन्होंने और धम्म का पुनर्जीवन किया, जो भारत का कर्तव्य है। समय समय पर दुनिया का खोया हुआ धर्म वापस देना, संतुलन लाना व्यवहार में। स्वतंत्र भारत का जो पहला ऐसा प्रयास हुआ, उसके नेतृत्व करने वाले कुशक बुकुला थे। भारत का जो अवदान है, जो योगदान है, जो पहले रहा है और आगे भी करना है, उसका बोध हमको उनके इस चरित्र से मिलता है। स्वयं धर्म के आचार्य थे, धर्म आचरण करने वाले आचार्य, इसलिए जीवन तो उसका उनका उस दृष्टि से प्रेरक है ही। अपनी उपासना कोई भी हो, पंथ कोई भी हो, लेकिन जो पहुंच जाते हैं उनके उपासना में भेद रहता है, लेकिन उनके आचरण में भेद नहीं रहता है। ऐसा एक जीवन सारे भारत के लिए उद्बोधक जीवन है। वो अपने राष्ट्र के, विश्व के जीवन में उत्तरदायित्व का बोध कराने वाला है। अपने राष्ट्र के अंदर अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसका बोध कराने वाला है। इसलिए छोटी सी पुस्तिका है, लेकिन महत्वपूर्ण है, बार बार पढ़नी चाहिए, ऐसी है। और दूसरा तो अरुण कुमार जी का यहां भाषण हुआ ही था। तीन 370 हटने के बाद बहुत सारी चर्चाएं चली, उसके बारे में भी एक भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास चला। उन सारे प्रश्नों का ठीक से परामर्श करते हुए उन्होंने जो भाषण यहां पे दिया, उसी का ये लिखित स्वरूप है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं जम्मू होके आया। उसके पहले भी 6 सितंबर में मुंबई में एक कार्यक्रम में था, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का कार्यक्रम था। उन्होंने मुझे बुलाया था, विषय था नेशन फर्स्ट। वहां मैंने देखा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी से घाटी में रहने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, कश्मीर घाटी के सभी अंचलों से आए हुए मुसलमान विद्यार्थी छात्र 40-45 की संख्या में आए थे। और उनका जो वहां वक्तव्य था वो ऐसा था कि हम भारत के हैं, हमको भारत का रहना है, और अभी हम एक तरह से बेबाक, बेरोक-टोक होकर ऐसा कर सकते हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। ऐसा मन ध्यान में आया। पता नहीं, एक कार्यक्रम में जो दिखता है उसके आधार पर कुछ अनुमान करना ये कठिन बात है। लेकिन बाद में मैं जम्मू कश्मीर में गया, वहां की स्थिति अभी जो देखी, 370 हटने से विकास का रास्ता सबके लिए खुला हो गया।
प्रत्यक्ष अनुभव है वहां सब लोगों का, सामान्य लोग भी आपको बताएंगे। जम्मू के साथ, लद्दाख के साथ भेदभाव होता था पहले 370 की आड़ में, अब वो भेदभाव नहीं है। कश्मीर घाटी के लिए भी जो होता था वो 80% तो नेताओं के जेब में जाता था, जनता तक नहीं पहुंचता था। अब वो भी परिस्थिति नहीं है। कश्मीर घाटी की जनता भी सीधा विकास के और लाभ लेने का अनुभव कर रही है। ये सबको बड़ा अच्छा लगता है और स्वाभाविक वहां जीवन अधिक सुकर होने लगा है। 370 होने के कारण आतंकवाद के विरुद्ध कुछ कृति करनी है तो बहुत सारे उसमें अड़ंगे थे जिनको पार करना पड़ता था, इसलिए गति नहीं थी, परिणाम भी पूरा नहीं होता था। अब वो नहीं है, इसलिए आतंकवादियों का जो डर है वो समाप्त हो गया। लोगों ने भी अपने बच्चों के हाथ से लेखनी और पुस्तक निकालकर पत्थर जिन्होंने थमा दिए उनके गुणगान करना बंद कर दिया। आतंक जिंदा आतंक के बल पर ही रहता है। मन से वो आतंक हट गया तो खुला वातावरण हो गया। परंतु एक बात है, अपने देश से अपना नाता सौदे का नहीं है, लेन देन का नहीं है। ये वहां की सरकारों का कर्तव्य था, वो उन्होंने किया नहीं। 370 हटने के बाद वो कर्तव्य कर सकने का मार्ग सुलभ हो गया। अभी वहां गवर्नर है, उनके कारण और ये सारा हो रहा है। कल वहां चुनाव भी होंगे, सरकारें भी आएगी, लेकिन ये सारा हो सकता है। बाधा निकल गई। हमारा स्वभाव ऐसा है कि हमको दिखने वाली बाधा निकल जाती है तो हम आश्वस्त होके सुस्त हो जाते हैं। यानी अभी भी कहा गया ना, क्या जन्म सार्थक हो गया, ऐसा कुछ कहा गया ना। संकट समाप्त नहीं हुआ है। 370 अपने आप में संकट था क्या? 370 जिस कारण आया वो संकट है। और इसलिए जब देखते हैं वहां तो 3 प्रवाह निश्चित रूप से नजर आते। एक प्रवाह तो मीडिया में आते ही रहता है आतंकवादियों का, अभी भी वो लक्षित हिंसा वगैरह कर रहे हैं। वो जो डर भागा है तो उनकी जैसी सारी नाड़ियां ही बंद हो गई, तो उसको वापस लाने के प्रयास में और जो सहयोग करते हैं विकास के प्रयासों में, जो समर्थन करते हैं भारत के साथ रहने का, उनमें से जो आगे है, फिर से विस्थापित पंडितों का पुनर्वसन न हो, इसलिए जो पंडित है उनकी लक्षित हिंसाएं चल रही। लेकिन वहां ये भी बात है, 370 हटा तो अगर उसके पहले 15 दिन अगर आप कहते देश में कि 370 हट सकता है, तो 370 हटाने के समर्थक लोग भी कहते कि कठिन बात है, नहीं होगा, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। हो गया। अभी की जो केंद्र की सरकार है उसने कर दिया, तो कुछ भी हो सकता है और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा है, कुछ भी है, संविधान के बाहर तो कुछ नहीं कर सकते। संसद में कानून पास करके लाया गया है, लेकिन ये सारी बातें हो सकती है। ये वहां पता चलने के कारण जनता में भी अब लड़ने का मादा है कि हम नहीं डरेंगे। एक बार डरे, बहुत हो गया, अब नहीं डरेंगे। परंतु एक ये प्रवाह अभी गया नहीं है। पाकिस्तान से साठगांठ बनाकर पाकिस्तान के ही फुसलाने से कट्टर सांप्रदायिक एक भेद मन में लेके उसके आधार पर कश्मीर को भारत से अलग करना पाकिस्तान चाहता है, अपने पंखों के नीचे उसको लेना। उसमें कुछ लोग होंगे जो कहेंगे आजादी। वो प्रवाह अभी पूरा सूखा नहीं है, नष्ट नहीं हुआ है।
और जैसा मैंने कहा, मुंबई में जो मैंने सुना, मैंने देखा कि वहां एक प्रवाह प्रमाण में छोटा है लेकिन संख्या में बहुत बड़ा है। इतनी संख्या है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो संख्या है वहां उसके प्रमाण में छोटा है, लेकिन वो बढ़ रहा है। वो सोचता है कि भारत की राष्ट्रीयता ही हमारी राष्ट्रीयता है, उसके साथ ही हमको रहना, उसमें भी तरुण पीढ़ी अच्छी मात्रा में। और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो भ्रष्टाचारी नेताओं के जेल में जाने से खुश है, विकास के लाभ सीधा गांव-गांव तक अपने व्यक्ति तक पहुंचते हैं इसलिए खुश है। 2024 तक तो केंद्र सरकार बदल नहीं सकती इसलिए उसके साथ है, और लोगों के सुर में सुर मिलाकर बात करता है, लेकिन मन में अग है कि ये सब होके भी अगर अलग हो जाए, स्वतंत्र रहे तो अच्छा ही है। समस्या यहां है 370 उसका एक ढांचा है खड़ा सामने उस समस्या के परिणाम का, वो गया, अब हमको लग गया हो नहीं गया, ये शुरू हुआ है। जो करना है वो करने के लिए जो व्यवस्था की बाधाएं थी वो दूर हो गई, लेकिन व्यवस्था आदमी को नहीं बनाती, आदमी व्यवस्था को बनाता है। जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों का भारत से संबंध मशीन से पार्ट जोड़े जाते हैं नट बोल्ट कस के, वैसा नहीं है, वो अंगांगी भाव है। मेरे हाथ का मेरे साथ जैसा संबंध है, मेरे सिर का मेरे साथ जैसा संबंध है, वैसा संबंध, जीवंत संबंध उनका हमसे है, हमारा उनसे है। हम सब लोग भारत है, और हम भारत नहीं तो हम कुछ नहीं है। हम तब तक पंजाबी है, बंगाली है, कश्मीरी है, ऐसे है वैसे है, ये पूजा मानते वो पूजा मानते, ये सारी बातें तब तक है जब तक हम भारत है। अगर हम भारत नहीं है तो जिस किसी और पेड़ का आश्रय ले, वहां तो एक ही भाषा है, एक ही पूजा है और एक ही वेशभूषा है, वैसे ही चलना पड़ेगा। एक भारत है जो सबको मानता है, और इसलिए हम जो भी है वो वैसे इसलिए है कि हम भारत है। इस बात को नहीं माना गया इसलिए कश्मीर की समस्या खड़ी हो गई। इस बात को नहीं माना गया इसलिए कश्मीर से पंडितों को बाहर आना पड़ा, हिंदुओं का निष्कासन हुआ। और अगर यही सिलसिला चलता तो बाकी सबको बाहर आना पड़ता, क्योंकि वृत्ति तो यही है कि हमारे ही रहेंगे, दूसरे नहीं रहेंगे। यानी शियाओं को भी बाद में बाहर आना पड़ता। आज ही वहां चिल्लाते शिया, बौद्धों को, सिखों को, सबको बाहर आना पड़ता। जिनका चलता वहां, उन्हीं का पलड़ा भारी होता, वही रहते, बाकी सब जाते। ये जो प्रवृत्ति है कट्टरपन की, वो भारत की नहीं है, वो अभारतीय है। उस प्रवृत्ति के साथ संघर्ष है। सबको स्वीकार करने वाली, सबको अपना मानने वाली भारत की प्रकृति, वो किसी के मजहब को देखकर भेद नहीं करती, किसी के भाषा को देखकर भेद नहीं करती, कौन क्या देता है और लेता है इसके आधार पर विचार नहीं करती। वो तो सबको अपना मानने वाला स्वभाव है, वो संस्कृति है। तो इसलिए आज विकास पहुंच रहा है, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। बिना उसके कोरी बातों से किसी का विश्वास नहीं होगा। परंतु केवल इस लेन देन के मामले से सब ठीक हो जाएगा ऐसा मानकर अगर हम आश्वस्त हैं तो वो बात गलत है। वहां पर इस सात्वीकरण के प्रयासों को गति देनी पड़ेगी, और सरकार इसमें बहुत कुछ कर सकेगी ऐसा नहीं है। व्यवस्था में बहुत कुछ कर सकती है, लगभग सब कर सकती है,
और करेगी भी और कर भी रही है। परंतु इस वातावरण का लाभ लेकर जल्दी जल्दी वहां पहुंचकर सबके साथ इस आत्मीय संबंध को, अंगांगी भाव के संबंध को प्रस्थापित करने का काम बाकी सबको, समाज को करना पड़ेगा। बात सबके मन में यहां पर लानी पड़ेगी कि भाई हम भारत के हैं, ये भारत रहना चाहिए, हम रहे ना रहे, हमको क्या मिल रहा है इसके आधार पर भारत को हम अपना मानते, ऐसा नहीं है। भारत के लिए जो लड़े, जिन्होंने बलिदान दिए, किसी ने अपने व्यक्तिगत हित की परवाह नहीं की। भगत सिंह अगर सोचते कि मुझे क्या मिलने वाला है, तो वो शहीद भगत सिंह नहीं बनते, शहीद आजम नहीं बनते। सबने बलिदान किया है, सेना के जवानों ने बलिदान किया है, उन्हें विचार नहीं किया अपने परिवार में कौन है, देखने वाला क्या है। देश की रक्षा का कर्तव्य सामने, बलिदान किया। अपनेपन के आधार पर इस देश के साथ ऐसे जीवंत संबंध को मन में महसूस करना करते थे। मकबूल शेरवानी जी का बलिदान ऐसे ही हुआ बारामूला में। वो बच सकते थे, बचे नहीं। वो चुपचाप रह सकते थे, शांत रह सकते, रहे नहीं। उन्होंने कबायलियों को रास्ता दिखाने के बहाने उनको ऐसे भटका दिया कि वो श्रीनगर पहुंच ही नहीं सकते, ऐसे जगह पर लाकर खड़ा कर दिया, इसलिए उनको फांसी दी। ऐसे लोग वहां भी हुए हैं और आज भी है। वहां के सब लोग वृत्ति से ऐसे बने, इसलिए अपना ठीक है, अपनी व्यवस्था फेडरल है और अपना राज्य लोगों के भौतिक हित की बात करता है क्योंकि वो सेक्युलर है, बाकी बात नहीं करता, अच्छी बात है। धर्म वरम की बात ना करे, लेकिन एक इंटीग्रेशन नाम की जो चीज है, वो इंटीग्रेशन लाने का आदेश है संविधान में। हमने संविधान में कहा है वी दी पीपल ऑफ इंडिया। वो वीनेस क्या है, वो हम भावना कौन सी है? वो भावना है, भले ही मन का भाव है, लेकिन वो मन का भाव सारी बातों को बनाता है। उस भाव को बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए समाज की योजनाएं बननी पड़ेगी, बन रही है, उसको भी समर्थन अपने को देना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा, जैसा 370 हटाने के बाद जो जो अन्याय भेदभाव चल रहा था वो रिस्टोर हो रहा है धीरे धीरे। वो अन्याय चला गया, उसकी जगह न्याय स्थापित हो गया, ऐसा एक एक बात हो रही। वैसे कश्मीर के बाशिंदे, उनको बाहर खदेड़ा गया है, वो वहां स्वाभिमान संपन्न होकर अपने सुरक्षा के प्रति आश्वस्त और समर्थ होकर भारत के बनकर रह गए, अपनी पूजा सुख से वहां कर सके, ऐसा वातावरण वहां बने और लोगों की वापसी हो, वहां बच जाए कश्मीरी हिंदुओं की, होना पड़ेगा। कई लोग विभाजन के समय वहां आ गए, वो भारत में अन्यत्र जा रहे थे। शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनको रोका कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम यहां आपको बसाएंगे, और वो उनको नहीं बसाया, वो वहां लटके रहे। अब उनका भी ठीक हो रहा है सब, लेकिन वो पूर्ण करने पड़ेंगे काम। कश्मीर घाटी के जितने लोग पहले थे उतने सब वहां होने चाहिए। ऐसी कुछ बातें हैं जिनको पूरा करना पड़ेगा। 370 हट गया, अवरोध दूर हो गया, विधिवत हो गया, वो अन्याय ही था, अन्याय नष्ट हो गया। अन्याय हटाते समय बलात् नहीं हटाया, संसद में चर्चा करके हटाया, बहुमत के आधार पर जो होता है प्रजातंत्र में वैसा हटाया। परंतु लोगों का मन ठीक करना, लोगों के मन के भावों को फिर से अपने पटरी पर लाना, इस काम को तो समाज को ठीक से करना पड़ेगा। और इसलिए इस व्याख्यान में भी
ये अंत में कहा गया है, मैंने पुस्तक इसीलिए हाथ में रखा है। कभी भी कमजोरों से, समझौतों से, तुष्टीकरणों से राष्ट्रों का निर्माण नहीं होता। आप किसी की भावना को समझौतों और तुष्टीकरणों से पुष्ट नहीं कर सकते। किसी भी राष्ट्र का निर्माण होता है जब उस राष्ट्र के लोगों में देशभक्ति होती है, कर्तव्य निष्ठा होती है, देश के लोगों के साथ एक आत्मीयता, एक अपनेपन की भावना होती है। कानूनों से देश नहीं चलते, देश चलते हैं एकात्मता, आत्मीयता और अपनेपन की भावना से। एक राष्ट्र का भाव, अतीत का गौरव, सारे देश को लेकर अपनी आंखों के सामने सपने और उन सपनों को पूरा करने के लिए कर्तव्य पथ पर बढ़ता हुआ उस समाज का व्यक्ति, देशभक्ति की भावना, यही सारी बातें जब होती है तो वास्तव में राष्ट्र का निर्माण होता है। हमारे लिए आसान बात यह है कि हमको निर्माण करना नहीं है, ये पहले से हमारे यहाँ है। हम एक राष्ट्र है सनातन काल से। उसको भूल जाने से इन सारे हमारी विविधताओं के भेद बन गए और आपस में लड़े। उसका लाभ आक्रामकों ने लिया, उसका लाभ देश को तोड़ना चाहने वाले ले रहे। तरह तरह के मायावी भ्रमजाल उत्पन्न करके हमारी बुद्धि को भी उन्होंने भ्रम में डाल दिया है। आज से नहीं, 100 साल से। उन जालों से बाहर आकर सत्य की पहचान करके हमको इस पथ पर बढ़ना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में भी यही बात है कि अपने विकास की संभावना, अपने लिए स्वतंत्रता की संभावना वो अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उतने मात्र से काम नहीं चलेगा। अपनेपन की भावना उधर से भी और इधर से भी। ये मेरा भारत है, ये मेरा राष्ट्र है, इसके लिए मेरा जीवन है और उसके लिए मैं कर्तव्य पथ पर चलूंगा। इस प्रकार का एक भाव मन में लेकर चलने वाला समाज सामान्य रूप से जैसे बाकी भारत में मिलता है वैसे वहां होना चाहिए। इस दृष्टि से प्रयास हम करते रहेंगे। इस दृष्टि से जो भी प्रयास चलेंगे उसमें हमारी सहायता भी होती रहेंगी। और ये प्रयास कैसे चल रहे, क्या चल रहे, इसकी जानकारी, उसमें क्या क्या करने की आवश्यकता है, इसका प्रबोधन, और ये सब ऐसा है, ये अपने मन का निश्चय होने के लिए आवश्यक जो तथ्य है, उन तथ्यों का और सारा मंडन जम्मू कश्मीर लद्दाख अध्ययन केंद्र करता रहेगा। ये मुझे विश्वास है। वो अपना काम करेंगे, हम भी अपना काम करें। इतना एक अनुरोध आपके सामने रखता हूं और मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। अनुगृहीताः वयं महोदय, आज प्रकाशित हुई यह दोनों पुस्तिकाएं बाहर स्टॉल्स पर उपलब्ध हैं। समारोह का अंतिम चरण अर्थात ऋण निर्देश के लिए संस्था के कोषाध्यक्ष श्री सागर जी मिटकरी, इन्हें मैं सादर निमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। कुछ हद तक मंत्रमुग्ध होकर हम सब लोग परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय डॉक्टर मोहन जी भागवत जी को सुन रहे थे। और जो दो पुस्तक का आज अनावरण हुआ है उसमें से सबसे पहले जो कुशक बकुला जी के ऊपर का जो पुस्तक है उसके ऊपर जो माननीय भागवत जी ने जो हमको एक एग्जीक्यूटिव समरी जो दी हुई है कि अगर कुशक बकुला जी धर्म का ये लेके भाव लेके अगर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में जाके वहां की पूरी व्यवस्था अगर चेंज कर सकते हैं फॉर बेटर ऑफ द पॉपुलेशन, देन इसका मतलब डेफिनेटली कि धर्म को लेके हम लोगों को भी सजग होना चाहिए। ये एक मैसेज मुझे लगता है कि हमने लेना चाहिए। दूसरा 370 को लेके, आर्टिकल 370 की बहुत सारे क्रिटिसिज्म, बहुत सारे लोग 370 हटाना चाहिए था, नहीं था, वो सब बोल रहे थे। लेकिन ये पर्टिकुलर जो पुस्तक आया हुआ है इसमें वो सारी भ्रांतियां बिल्कुल दूर हो रही है। और 370 में जो अपनेपन के आधार पे कश्मीर घाटी में पहले जो लोग थे वहां पे वो लोग बसने चाहिए, ये एक जो मैसेज
कंफर्म यानी एक जो मैसेज है ये हम लोगों को समझना चाहिए और इसको लेके जो एक कल्चरल इंटीग्रेशन अपने को करना पड़ेगा, यानी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो लोग हैं वो और हम ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करें, ज्यादा से ज्यादा हम लोग उनके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोरम पे मिले और उसी वजह से वो एक इंटरेक्शन होगा। और ये जो हम एक मन से मन मिलने का और ये जो एक इंटीग्रेशन की जो हम पूरी बात करते हैं, पूरे एक अखंड भारत की बात करते हैं, वो पूर्ण तरीके से वो पूर्णतः पूरी होगी, ऐसा माननीय सरसंघ चालक जी ने बोला हुआ है। और ये दो मैसेजेस जो है ये मैं बोलूंगा कि आज के अपने की टेकअवेज है, ये बोल के मेरा जो वोट ऑफ थैंक्स का जो ऑफिशियल मैंडेट है वो मैं करूंगा। सबसे पहले तो 3 साल के बाद इस फोरम पे माननीय सरसंघ चालक जी आए हैं, तो उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे सारे कार्यकर्ताओं का मन उन्होंने एकदम प्रफुल्लित कर दिया है। और इस कल्चरल इंटीग्रेशन में जो अब काम बाकी है, इसमें हम लोग जो है वो पूरी तरह से हमारा पूर्णतः योगदान जरूर देंगे। हम चाहते हैं कि आज जो पूरे नागपुर शहर के सारे इंटेलेक्चुअल्स प्रोफेशनल्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं इस विषय को ध्यान में रखेंगे और इस पर्टिकुलर विषय को लेके क्या कर सकते हैं, कौन सी योजना कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। और जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र आप लोगों के साथ है ही, आप लोग हमारे साथ संपर्क भी कर सकते हैं। और विशेषतः और आज जो आए हुए सारे माननीय अतिथिगण हैं, माननीय शांताक्का जी है, सतीश जी, राजेश जी लोया सर है और बाकी गणमान्य व्यक्ति बहुत सारे आए हुए हैं। स्पेशली मैं नाम लेना चाहूंगा, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उनके सारे गणमान्य फैकल्टीज और डीन्स आए हुए हैं। मैं उन सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि वो लोग आए और आज उन्होंने हमको अनुग्रहित किया। व्यवस्था के दृष्टि से चिटनवी सेंटर जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा हमें एक सपोर्ट दिया हुआ है, सारे कार्यकर्ताओं को मैं थैंक्स बोलूंगा। और बाकी लास्टली मीडिया के कार्यकर्ताओं को जो हमें हमारी बात रखने के लिए हमेशा मदद करते हैं, उनको भी मैं एक धन्यवाद देता हूँ। और बाकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कार्यकर्ता लोग और सपोर्टर्स, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और सबसे उल्लेखनीय बात है कि जो लद्दाख जम्मू कश्मीर से आई हुई मेरी भगिनियां, जिन्होंने मंत्रोच्चारण से शाम आज की जो संध्या काल है उसको एक पावन बनाया था, तो उनको भी मैं एक स्पेशल तरीके से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बैक टू फातिमा, थैंक यू वेरी मच। धन्यवादार्थं धन्यवादाः। राष्ट्रगीतेन समारोहस्य समापनं भविष्यति। राष्ट्रगानार्थं डॉक्टर हंसश्री मराठे महोदयाम् अत्र प्रार्थये। राष्ट्रगीत एक साथ शुरू करेंगे। शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जनगण